तो हम मुंबई का दौरा कर रहे हैं। कोरोना संकट के बाद लोगों की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। नगर सेवक मुंबई के हैं, सबसे हम संपर्क साध रहे हैं। आम जनता मतदाताओं से भी हम संपर्क साध रहे हैं। कोरोना संकट के बाद किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है और नगर सेवक के माध्यम से क्या वार्ड में काम चल रहा है। हम इस समय पहुंचे हैं वडाला अंटापिल 179 वार्ड में पहुंचे हैं, जहां पर कार्य सम्राट सूफियान बानो नगर सेवक हैं। उनके माध्यम से वार्ड में अहम काम चल रहे हैं। उसी पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरह लोगों से वो जुड़े हुए हैं कोरोना संकट की इस घड़ी में। सूफियान बानो जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? कोरोना संकट की घड़ी चल रही थी, ऐसे में लगातार आप लोगों से बने हुए थे, जरूरतमंदों को मदद करते नजर आए थे कोरोना संकट में आप। कोरोना तो एक ऐसा दौर है कि मैं तो रियली उसमें अगर आप पूछें मुझसे तो मैं उस पर एक किताब लिख सकता हूँ। और उसमें जो भी काम लिया बस वो खुदा ने लिया, और हमारी कोई सलाहियत नहीं थी, इस्तेदाद नहीं थी, हमारा टैलेंट नहीं था, बस कुदरत को हमसे काम लेना था। हमारी टीम ने दिल पर उस चीज़ों को लिया और वो काम खुद ब खुद होते चले गए। बहुत सारे काम है, अब मैं आपको गिनाने जाऊँ तो उसमें मतलब आपके 15-20 मिनट तो उसी में ख़त्म हो जाए। जैसे मेरे वार्ड में आप यकीन करेंगे, जिस वक्त सबसे पहले जब कोरोना सर उठाया तो शुरू में 4 हफ्तों तक तो हम पूरे मुंबई में टॉप 3 में हम रहे। और मेरा वार्ड, जैसे कि आपको पता है कि 70 से 80% जो है वो स्लम है, और स्लम में जब कोरोना दाखिल हुआ तो उसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल आई कि स्लम में हम क्वारंटाइन कैसे करेंगे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे ख़्याल से पूरे साउथ सेंट्रल मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे पहला क्वारंटाइन सेंटर 960 बेड का वो मेरे अपने वार्ड में बना, जिसके लिए हमने कोशिशें की। और एक 960 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाकर शानदार बेहतरीन बना कर दिया गया। फिर उसके बाद में दूसरा विषय आया कि टेस्टिंग, क्योंकि कोरोना का जो लड़ाई थी वो 3 चैनलों पर हो रही थी, समझे, टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड क्वारंटाइन। तो टेस्टिंग जिस वक्त पूरे मुंबई में 4000 से 2700 के दरमियान चल रही थी, मेरा वार्ड पहला वार्ड था जहाँ पे कोरोना टेस्टिंग फ्री शुरू हुई, मुफ्त शुरू हुई, और आज तक मुफ्त है। और हज़ारों लोगों के टेस्ट हमने मुफ्त में किए, चाहे वो कोरोना कोविड-19 टेस्ट हो, चाहे फिर बाद में हमने एंटीबॉडी टेस्ट ड्राइव भी चलाया, उसमें भी मुफ्त टेस्टिंग की, और मुफ्त टेस्टिंग करके लोगों को मतलब कोरोना के बारे में जो है वो पेशेंट आइडेंटिफाई किए। तीसरा हमारा काम सबसे बड़ा जो है उसके अंदर, वो जिस वक्त लोग परेशान हुए तो खाने की समस्याओं का बड़ा मसला हुआ। तो तकरीबन अभी तक हमारे ज़रिए से, वनु फाउंडेशन के ज़रिए से, जिस वक्त कोरोना काल 4 महीना शुरू में जब लॉकडाउन चला, उसमें 5 लाख से अधिक फूड पैकेट्स हमने तकसीम किए। पर डे का हमारा 10,000 पैकेट्स का, फूड पैकेट्स का हमारा टारगेट था, जिसमें से 2200 से 2500 फूड पैकेट्स हमको जो है वो मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आते थे, और बाकी के फूड पैकेट्स हमने अपने वनु फाउंडेशन के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से जमा किए। और पर डे का हमने 10,000 फूड पैकेट्स का एक एवरेज बनाया था, जिसमें कभी कमो बेशी किसी दिन 8,000 होते थे, किसी दिन 9,000 होते थे, किसी दिन 11,000 होते थे, एक एवरेज 10,000 का हमारा था। और 5 महीने तक हम लोगों ने तकरीबन 5 लाख से अधिक फूड पैकेट्स तकसीम किए। अनाज का जहाँ तक मसला है, मेरे वार्ड में 7,300 से अधिक कुछ आंकड़ा है, उनकी पूरी लिस्ट है हमारे पास आधार कार्ड के साथ में। तो हमने उनको राशनिंग, कच्चा राशन उनके घर में पहुंचाने की फ़िक्र की, 7,000 से अधिक, 7,300 से अधिक परिवारों के बारे में। फिर उसके बाद में सैनिटाइजेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा संकल्प था। मुंबई महानगर पालिका अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो कोविड-19 की जो स्थिति आई, क्योंकि पहली बार आई, किसी ने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं था, तो वो भी, उनके भी जो लेबर थे वो कहीं ना कहीं क्वारंटाइन हो रहे थे, कोविड पॉजिटिव आ रहे थे, उनके पास में भी मैन पावर का बड़ा मसला था। इसके लिए हमने सैनिटाइजेशन के लिए अपनी खुद की एक टीम बनाई, 100 मशीनें खरीदी गई, 20 आदमियों की टीम वनु के नाम से क्वारंटाइन एक सैनिटाइजेशन की टीम बनाई गई, और एक एक बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करके हमने सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया।
25,000 लीटर मैं पूना से खुद जाकर अपने एक ज़ाती खर्च के ऊपर हमने सैनिटाइजेशन का पूरा एक टैंकर ख़रीद कर लेकर आए और पूरे वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। बिल्डिंगों में हम सैनिटाइज़ कर रहे थे। फिर उसके बाद में हमने ये चीज़ नोट की कि भाई स्लम में जो कोरोना फैल रहा है उसके लिए सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि वो कहाँ से फैल रहा है, वो सार्वजनिक शौचालय, पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर हमने कंपलसरी सैनिटाइजेशन शुरू किया। दिन में 1 बार से स्टार्ट किया, आखिर में दिन में 5 बार होने लगा। फिर जो वो संस्था जो पब्लिक टॉयलेट चला रही है उसको हमने एक सैनिटाइजेशन की एक मशीन दे दी कि आपको हर 3 घंटे में अपना शौचालय जो है वो सैनिटाइज करना है। तो सैनिटाइजेशन के माध्यम से एक काम हुआ। मुंबई फायर ब्रिगेड से हमने संपर्क किया और मुंबई फायर ब्रिगेड के माध्यम से पूरे जितने ओपन रोड है, ओपन स्पेसिस है, वहाँ पर जो है वो फवारनी के ज़रिए से हर हफ्ते जो है फवारनी की गई। उसके बाद में आगे बढ़े, जब कोरोना थोड़ा मतलब लॉकडाउन थोड़ा खुला, माइग्रेंट लेबर का इशू आया, तो 2 ट्रेनें, मेरे वार्ड में ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के लोग ज़्यादा हैं, तो एक ट्रेन मालदा और एक ट्रेन कोलकाता बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज, बगैर कोई रुपया लिए, वडाला पुलिस स्टेशन के माध्यम से, जिसमें एक बहुत बड़ा किरदार हमारे मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख साहब का भी रहा, उनके द्वारा पूरी मेहनत करके 2 ट्रेनें बिल्कुल मुफ्त माइग्रेंट लेबर के लिए यहाँ से रवाना की गई। उसके अलावा वो आर्सेनिक 30 का एक होम्योपैथी का दवाखाना बोतल जो है, दवा जो है वो गवर्नमेंट ने ये किया कि मतलब उससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, तो 5,000 से अधिक इम्यूनिटी पावर की जो बूस्टर जो गोली है आर्सेनिक 30, उसकी बोतलें 5,000 से अधिक परिवारों को पहुंचाई गई। इसके अलावा एफ नॉर्थ के अंदर वार्ड 179 के लिए स्पेशल डेस्क बनाया गया एफ नॉर्थ वार्ड ऑफिस के अंदर, कि कभी भी किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है 24 आवर्स सर्विस शुरू की गई, और एक स्पेशल डेस्क फॉर वार्ड 179 जिस पे 24 आवर्स एक डॉक्टर बैठा है, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, तो 24 घंटे की सर्विस पे वो काम शुरू हो गया। बीच में रमज़ान मुबारक का महीना आया, तो मुझे वार्ड ऑफिसर ने बुलाकर कहा कि मतलब सुबह में 3 बजे क्वारंटाइन सेंटर में, चूँकि सहरी का टाइम 4 बजे का था, तो इतनी बजे हमारा स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो आप सहरी कैसे पहुंचाएंगे। तो हमारी वनु फाउंडेशन की टीम ने उसकी जिम्मेदारी ली। ना सिर्फ वार्ड 179 मेरे वार्ड में, बल्कि आसपास के एफ नॉर्थ के जो 10 वार्ड है उसके जितने क्वारंटाइन सेंटर थे, उसमें रात में 3 बजे सहरी पहुंचाने का काम वनु फाउंडेशन के माध्यम से किया गया। डेली 5,000 लोगों का इफ्तार पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में वनु फाउंडेशन के माध्यम से किया गया। ये सारे काम है जो पिछले कोरोना के काल के अंदर हमने किए हैं और अच्छे से उसको निभाया है। और हमने कैसा ट्रेसिंग के लिए जो है ना, बीएमसी पे हम डिपेंड नहीं रहे, हम खुद अपना, हमने 300 के करीब जो है वो टेम्परेचर जो चेक करते हैं और ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, थर्मामीटर, वो मशीन हमने 300 के करीब मशीनें ख़रीदी। प्राइवेट सोसाइटियों को हमने वो मशीनें दी अपनी तरफ से कि आप अपनी सोसाइटी में हर दरवाजे पर जाकर खुद उनका रिकॉर्ड रखोगे और हर हफ्ते आप चेक करोगे। स्लम के अंदर हमने अपनी टीम अपॉइंट की जो डोर टू डोर जाके लोगों को चेक कर रहे थे। तो ये सारे काम हैं जो पिछले कोरोना काल के अंदर किए गए। तो मुंबई अंटापिल के नगर सेवक 179 के नगर सेवक सुफियान बानो जी से हम चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं संकट की घड़ी जो गुजरी है उसके बाद ज़रूरतमंदों पर क्या काम चल रहा है और किस तरह वो लोगों की मदद करते नज़र आते हैं। कोरोना काल के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, जो काम चलते थे उस तरह लोगों के काम नहीं चल रहे हैं, लोगों को आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर सुफियान बानो जी से चर्चा चल रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि नगर सेवक के जो काम होते हैं, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, कोरोना संकट की घड़ी चल रही थी, ऐसे में नगर सेवक पे ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। आज गटर, नाले, रोड या ट्रैफिक की बात करें तो किस तरह आप काम करते नज़र आते हैं वार्ड में? क्या काम चलता है आपका, कैसे काम चलता है? मेरे वार्ड में तो अभी इतने काम पिछले 4 सालों में हम लोगों ने किए हैं कि मैं, जो भी मुझसे कोई अगर आता है सवाल पूछने के लिए, कोई भी मीडिया का हमारा भाई है वो हमसे पूछता है, तो मैं उससे कहता हूँ आप सेक्टर बताओ कि भाई फ़लाँ सेक्टर में आपने क्या किया, वुमेन एम्पावरमेंट में क्या किया, स्टॉर्म वाटर ड्रेन में क्या किया, रोड में क्या किया, हेल्थ में क्या किया, वाटर में क्या किया। तो मैं आपको उस सेक्टर में क्या काम किए हुए उसके पुरावों के साथ, सबूतों के साथ आपको वो काम गिना सकता हूँ।
तो क्योंकि अभी वो इतने सारे शोबे हैं, मुंबई महानगर पालिका अपने आप में एक समंदर है। बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक जो है मुंबई महानगर पालिका इशू करती है। हॉस्पिटल, रोड, ड्रेनेज, पानी, मतलब हर चीज़ जो है मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। तो आप मुझसे सेक्शन पूछें कि मतलब कि हेल्थ सेक्टर में आपने काम क्या किया या फिर इस एजुकेशन सेक्टर में आपने क्या काम किया, तो मैं उसमें आपको सारे काम गिना सकता हूँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन सा सेक्टर पूछना चाहते हैं, मैं उस सेक्टर के काम उपलब्धियाँ गिनाता हूँ। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जैसे कि गटर, नाले और जो रोज़ाना ज़िंदगी में जो ज़रूरतमंद होते हैं, जैसे कि स्लम की आपने बात की थी कि अंटापिल वार्ड क्रमांक 179 में स्लम बड़े पैमाने पे है, झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। तो भली भांति आप जानते हैं कि झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं उनकी ज़रूरतें क्या हैं, रोज़ाना उन्हें लगने वाली चीज़ें क्या हैं, तो इस पर किस तरीके से आप उनके काम आते हैं और क्या समस्या लेकर झुग्गी झोपड़ी के लोग आप तक पहुंचते हैं। झुग्गी झोपड़ियों के जो काम रहते हैं ज़्यादातर वो गटर, मीटर, वाटर के रहते हैं। फिर उसको हमने आगे बढ़ाया, एजुकेशन पे भी ले गए, दूसरी सब चीज़ों पर भी हम ले गए। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन एक बहुत बड़ा मसला था। मेरे वार्ड में एक बहुत बड़ा इलाका है जो लो लाइन इलाका है, जहाँ पर हमेशा बरसात में पानी जमता है। यूनियन बैंक से लेके रावजी गनात्रा रोड वार्ड के एंड तक 18 करोड़ की लागत से एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का काम पिछले 2 साल पहले शुरू किया गया। अभी भी काम वो चल रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि लास्ट ईयर हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया। तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ आने वाले 20-25 सालों में वार्ड में पानी भरने की, जो घरों में बरसात में पानी भरता है, उसकी समस्या का समाधान होगा। इतना बड़ा बॉक्स ड्रेन बनाया है कि उसके अंदर 3 आदमी आराम से चल के जा सकते हैं, दौड़ के जा सकते हैं। इतना बड़ा बॉक्स ड्रेन यूनियन बैंक से शुरू होते हुए, फिर एमटीवी रोड से होते हुए, फिर वो गवारी शमशान के अंदर से होते हुए, राजीव गांधी नगर से होते हुए, रावजी गनात्रा से होते हुए आगे जाके जेके सीमेंट नाले के इधर वहाँ पर मिल रहा है और उसका 70 to 80% काम कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो लो लाइन इलाका हमारा, जो यूनाइटेड एसोसिएशन, आंध्रा एसोसिएशन, वहाँ पर हमने 35 नाले अभी सेंट्रल एजेंसी से लिए हैं, जिसमें सब नाले जो है वो बड़े किए जा रहे हैं और डीप किए जा रहे हैं। लेकिन स्लम के अंदर काम करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन एक मजबूरी की वजह से लोग कहीं ना कहीं एक्सटेंड होते हैं। मतलब जब लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, किसी ने चैम्बर घर के अंदर ले लिया, किसी ने नाले के ऊपर घर बना दिया। अब वो क्या है, पीछे का हिस्सा साफ़ हुआ, आगे का हिस्सा साफ़ हुआ, बीच में वो चैम्बर ही नहीं है, गायब है। तो अपनी मजबूरी की वजह से कहीं ना कहीं जहाँ पहले बड़े नाले हुआ करते थे, आज वो नालों का मुंह छोटा हो गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है और उस पर कुछ हमको सख्त फैसले भी लेने पड़ रहे हैं। कुछ सख्त फैसले मतलब ज़्यादा लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए कुछ लोगों ने, जिन्होंने गलत तरीके से घर बनाए हैं, उनको डेमोलिश भी करना पड़ रहा है। तो इस तरीके के सख्त फैसले हम ले रहे हैं उसके ऊपर, और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस लेके, प्लान लेकर काम कर रहे हैं। चाहे सुलेमान कंपाउंड हो, अग्रवाल वाड़ी हो, इन सब इलाकों में मुस्तकिल गलियों के काम, नालों के काम, हर इलाके में। कोई एरिया ऐसा नहीं है। ये आप हमारे ऑफिस के बाहर का जो एरिया, वो वडाला बीपीटी गेट नंबर 5 से लेके वडाला ब्रिज के एंड तक, और फिर भीमवाड़ी का एक इशू। भीमवाड़ी में 2 साल पहले हमने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन डाला था, डॉलर्स कॉलोनी से लेके और बाहर अशोक स्टोर तक। 2 साल हो गए, 2 बारिश गुजर गई, पानी की भी तकलीफ नहीं हुई। रोड भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बाहर का रोड आप देख सकते हैं। ये सब इलाके थे जिन्होंने सक्सेसफुल 100% रिजल्ट दिया है पिछले 2 सालों में। एक वो लो लाइन इलाका है, उसका प्रोजेक्ट चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 2 साल का टाइम था उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने, उसमें भी 1 साल हम थोड़ा कोरोना की वजह से आगे पीछे रह गए। तो वो इस साल कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ भी पानी भरने की समस्याओं का समाधान होगा। वडाला गेट नंबर 4 से 5 के दरमियान भी 1200 का स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन आ रहा है, जिसके लिए हम ओपनिंग अभी करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो दोस्ती बिल्डिंग, संगम बिल्डिंग के पास जो पानी भरता है, इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले दिनों में वो समस्या भी दूर हो जाएगी। जैसे कि आपने बात की थी कि झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनकी समस्याओं पर आप हमेशा बने रहते हैं, उनकी समस्या का निवारण करते नज़र आते हैं। स्कूली बच्चों की बात कर सकते हैं, आरोग्य की बात कर सकते हैं। आरोग्य या स्कूली बच्चों के लिए आपके माध्यम से क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले मैंने आरटीई का 100% इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो
मैं जब चुनकर आया मैंने उसको टास्क लिया। आरटीई 2009 का मनमोहन सरकार का बनाया हुआ वो कानून है जो भारत के हर गरीब बच्चे को अच्छी स्कूल में शिक्षा का अधिकार देता है। लेकिन होता ये था कि जो अच्छी स्कूलें होती थी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ मिलकर वो सीटें जो है बेच दिया करते थे। मैं जब पहली बार चुनकर आया तो पहले मैंने आरटी का जब संकल्प लिया तो उस वक्त मेरे वार्ड और उसके आसपास में 14 स्कूलें आरटी के अंतर्गत रजिस्टर थी। आज उनकी तादाद 36 के आसपास पहुंच चुकी है और हर साल हम लोग 300 350 बच्चों को आरटी के तहत प्राइवेट स्कूल में 25% के रिजर्व कोटे के अंदर उनको मतलब दाखिला दिला रहे हैं। दाखिला दिलाने में किरदार हमारा ये होता है कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना, उसकी सही तरीके से फॉर्म फिलिंग करना और फॉर्म भरने के बाद नाम आने के बाद भी स्कूल वाले अगर मगर चूंचिरा जो करते हैं तो उसको पॉलिटिकल प्रेशर बना के सही हकदार को उसका हक मिलना चाहिए उसकी लड़ाई लड़ना। आरटीई एक बहुत बड़ा संकल्प है जो हमने 5 साल में लिया और बेहतरीन तरीके से अब तक तकरीबन 1500 से अधिक बच्चों का हम आरटीई के अंतर्गत स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर एडमिशन करा चुके हैं, वो भी विदाउट डोनेशन और 8वीं तक उनकी पढ़ाई मुफ्त। आप पूछेंगे सरकारी स्कूलों का क्या हाल। मेरे वार्ड में सरकारी स्कूलें 2 आती है, हाजी इस्माइल हाजी अल्लाना है और दूसरा कहते हैं नाटकर्नी पार्क स्कूल है। ये दोनों स्कूल की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि जैसे प्राइवेट स्कूलों के अंदर एडमिशन करने के लिए नेताओं के और पॉलिटिशियंस के लोग वास्ते लगाते हैं, लेटर लाते हैं, यही मेरे वार्ड की दोनों पब्लिक स्कूल की स्थिति है, कंडीशन है। मतलब वहाँ एडमिशन के लिए लोग नेताओं के लेटर लेकर आते हैं, वास्ते लगाते हैं। दोनों आपको पता होगा मुंबई महानगर पालिका की कई स्कूलें बंद हो रही हैं, बंद हो गई है। इस साल भी 35 स्कूल उन्होंने निकाली है जो वो प्राइवेट संस्थाओं को दे रहे हैं। लेकिन मेरे वार्ड की दोनों स्कूल ऐसी है जिसमें बच्चों को बिठाने के लिए जगह नहीं है, चाहे वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे उसको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हो, सारी चीज़ें हमने उसमें उपलब्ध करा कर दी हुई है। वर्चुअल क्लासेस भी बेहतरीन तरीके से उसके अंदर चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस भी उसके अंदर चल रही है। नाटकर्नी पार्क की एक बिल्डिंग, एक स्कूल चूँकि छोटी पड़ रही थी, बच्चे ज़्यादा हो गए थे, तो 4 माले की नई इमारत बीपीटी से एनओसी लाकर बनाकर वहाँ पर दिया गया और वो शानदार 4 माले की इमारत अभी बन के तैयार है, जिससे हमको 2200 बच्चे और एक्सटेंड करके और ज़्यादा करके बिठाने का उसके अंदर मौका मिला। मेरे वार्ड के बिल्कुल कॉर्नर पर कुछ हिस्सा मेरे वार्ड में आता है, कुछ हिस्सा दूसरे वार्ड में आता है। एक स्कूल है काने नगर स्कूल जो मेरे वालिद साहब ने 70s के दौर में बनाई थी। उस दौर में वालिद साहब के हाथों से, उस वक्त हमारे वालिद साहब के दौर में वो हमारे वार्ड में आया करती थी। जब चुनकर आए तो उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर मेरे वार्ड के हैं। उसको हमने उसके ऊपर मेहनत की, उसके लिए मीटिंगें की, उसके लिए राउंड किया, पेपर किया, पाठ पुरावा किया। आज वो स्कूल शानदार मुंबई पब्लिक स्कूल के नाम से बनकर सीबीएसई बोर्ड, पूरे मुंबई की पहली, एनटॉपिल की पहली सीबीएसई बोर्ड जो मुंबई महानगर पालिका की है, वो मेरे वार्ड के कॉर्नर पर बनकर तैयार है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एजुकेशन के सेक्टर में हमने किए हैं, टैब दिए हैं, फिर दूसरी भी मतलब प्राइवेट संस्थाओं के मदद। लेकिन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप गिनेंगे तो आरटीई को इम्प्लीमेंट करना ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि मनमोहन सरकार का, और इसके ऊपर जो है ना मुझे खुद मनमोहन जी ने ख़त लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का ख़त आया है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने आरटीई को इतने अच्छे से समझा और ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने इसको बहुत नोट किया और वो उस पर जो है मेरी उन्होंने बहुत तारीफ़ भी की। मैं इसके लिए अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में आज हमसे चर्चा कर रहे हैं अंटापिल वार्ड क्रमांक 179 के नगर सेवक हैं कार्य सम्राट सुफियान बानो जी। भली भांति जानते हैं कि मतदाताओं और यहाँ की जनता की क्या परेशानियां हैं और क्या दिक्कतें हैं, उसी पर काम करते नजर आते हैं। सर, राजनीतिक नज़रिए से एक सवाल है आपसे। विधानसभा चुनाव की इच्छा भी आपने जताई थी पार्टी से, इस पर आपका क्या कहना है? विधानसभा चुनाव हर आदमी को सियासत में आगे बढ़ने का हक है और उसकी उम्मीद होती है, उसकी तमन्ना होती है कि वो सियासी तरक्की करे। तो जब मैं कॉरपोरेशन चुनकर आया, 2-4 साल कॉरपोरेशन में निकालने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं मेरी सियासी तरक्की होनी चाहिए। लेकिन कैसा है, इलेक्शन इज़ अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स। इलेक्शन जो है वो अब नंबरों का खेल रहा है। वो इलेक्शन जो है अब वो पहले जैसा माहौल भारत का नहीं रहा है। तो हमने अपने बड़ों से मशवरा किया, पार्टी में जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी एबिलिटी के हिसाब से और आपके जो नंबर्स है उसके हिसाब से अगर कोई अच्छी सीट है जो लड़ी जा सकती है, वो आपके लिए गोवंडी की सीट है।
तो हमने उसको गोवंडी के लिए आइडेंटिफाई किया, 1-1.5 साल वहाँ पर मेहनत भी की। वहाँ के स्थानिक लोगों का भी मैं बहुत दिल से आभारी हूँ, उन्होंने भी दिल खोल के साथ दिया और मैं वहाँ से मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भी भरा था। लेकिन फिर आखिरी वक्त में जाकर पार्टी ने वहाँ पर कुछ जो कहते हैं उसको जातिवाद पार्टियां हैं उनको रोकने के लिए सब ये निर्णय लिया कि छोटी पार्टियों के साथ भी जो है वो ये किया जाएगा और उनको भी साथ में लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो उस वजह से मेरी सीट वहाँ पर कट गई। टिकट मिलने के बावजूद भी, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आखिरी वक्त में मुझसे कहा गया नहीं वो सीट आपको छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने अपने ज़ाती व्यक्तिगत फ़ायदे को पीछे रखते हुए पार्टी के फ़ायदे को आगे रखा, पार्टी के आदेश को आगे रखा कि ज़िंदगी है, इंशाल्लाह आगे भी मौका मिलेगा और आगे भी लड़ेंगे। और अपने व्यक्तिगत फ़ायदे को पीछे रखते हुए मैंने वो सीट बगैर किसी अपने ज़ाती स्वार्थ के छोड़ी और कोई बात नहीं, आगे मौका मिलेगा तो आगे भी उम्मीद है जहाँ से भी पार्टी समझेगी। हमारा काम है काम करते रहना और कहीं ना कहीं वो नॉक होता है, कहीं ना कहीं उसकी पहचान बनती है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो मेहनत पर और तकदीर पर ईमान रखते हैं। समझे, हमारा काम है काम करना, मेहनत करना और तकदीर में जो लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है और जैसा लिखा हुआ है, जिस वक्त लिखा हुआ है वो मिलकर रहेगा। मुंबई राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो मुंबई के अध्यक्ष बने हैं भाई जगताप जी। क्या कहना चाहेंगे, नए लोगों को मौका मिल रहा है, अधिकारी चुने जा रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस फिर से एक बार अपना दबदबा प्रेस कर पाएगी जैसे पहले मुंबई कांग्रेस में मजबूती कांग्रेस पार्टी की थी? भाई जगताप के आने के बाद में मैं कहूँ तो हकीकत में एक नई तरीके से एक नई जान आ गई है। वो आदमी, वो बंदा बहुत डायनेमिक है। उसके काम करने की जो तरीका है, उसका जो जोश है, जो वलवला है, वो न सिर्फ उसके अंदर बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर काम करने का एक जज्बा और एक आग जला रहा है। और मैं समझता हूँ चुनाव जो है वो असल में कार्यकर्ता लड़ता है। कार्यकर्ता अगर जीवित रहेगा, जज्बात में रहेगा और मेहनत से काम करेगा तो कांग्रेस आज भी लोगों के दरवाज़ों पर मौजूद है, सिर्फ उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो कार्यकर्ताओं को जो जगाने का काम है, जो उनके अंदर उत्साह पैदा करने का काम है, वो कहीं ना कहीं फ्रंट लाइन पर आकर भाई जगताप जी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मतलब जो हालात, जो सिनेरियो पिछले 2-3 सालों में बना है, स्पेशली भाजपा के विरुद्ध में जो सिनेरियो बना है और जिस तरीके की चीज़ें वजूद में आई है, तो हमको पूरा यकीन है कि आपकी बार कांग्रेस पूरी ताकत से कमबैक करेगी। कार्यकर्ता अगर दिल पर ले लेगा तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को वापसी करने से कोई रोक नहीं सकता और कार्यकर्ता इस वक्त दिल पर ले रहा है, ये साफ नज़र आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के अंटापिल के नगर सेवक हैं सूफियान बानो जी, कार्य सम्राट हैं, भली भांति जानते हैं कि मतदाताओं की और जनता की क्या समस्या होती हैं और किस तरह लोगों के बीच काम करना चाहिए एक नगर सेवक ने। चलते चलते सर, जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? शुभकामनाएं तो आज कोविड का दौर चल रहा है, कोविड के हालात अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं, हालात अभी भी बहुत ज़्यादा, मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि लॉकडाउन हर चीज़ का हल नहीं है। लॉकडाउन हमने कर कर देख लिया, फिर भी कोविड वापस आ गया। हाँ, उसके कुछ दूसरे रास्ते हैं, वो सरकार को सीरियसली उस चीज़ों पर सोचना चाहिए कि लॉकडाउन से जो भुखमरी होती है, बेरोज़गारी होती है, वो कोविड में जितने लोग नहीं मरते उस भुखमरी से और बेरोज़गारी से लोग मर जाते हैं। तो इसका कोई ना कोई दूसरा उपाय निकालना चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का पहनना है, इन सब चीज़ों को हम 100% अगर अमल करेंगे, 100% अपनी ज़िंदगियों पे लाएंगे तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आएगी। हम खुद न कर, और हर एक के लिए लागू है, चाहे वो लोग कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा भीड़ तो पॉलिटिकल लोगों के जलसो जुलूस में होती है। हाँ, तो उनको पॉलिटिकल लोगों पर, पॉलिटिकल रैलियों पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल, आप यकीन करेंगे मेरे वार्ड में मैंने उद्घाटन करने छोड़ दिया। अभी रोड का काम हुआ, वालचंद बंगलों का रोड हुआ, 2-3 जगहों का और रोड के काम हुए, तो काम मैंने साफ मना कर दिया, कोई उद्घाटन होगा नहीं, कोई गैदरिंग होगी नहीं। आप बैनर लगाओ, काम शुरू करो, वरना कोई पॉलिटिकल आदमी, वो भी चुनाव साल जब करीब हो तो उद्घाटन का मौका छोड़ता नहीं है, वो बैनर लगाता है, भीड़ जमा करता है, ढोल ताशे बजाता है ताकि लोगों में लगे कि भाई ये काम हो रहा है। हमने पिछले 2-3-4 महीने में जितने काम शुरू हुए किसी के भी उद्घाटन नहीं किए, ऐसे ही काम शुरू कर दिया सिर्फ बैनर लगा के। क्यों? क्योंकि हमको अपने दूसरों के लिए नमूना बनना है। अगर हम उन चीज़ों को अपनाएंगे तो नीचे जनता ज़रूर उस चीज़ों को अपनाएगी। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि कोरोना से लड़ाई में अगर किसी का आपको कोई बचा सकता है तो वो आप अपने आप को खुद बचा सकते हैं। तो आप अपने आप को खुद बचाएं, अपना प्रिकॉशन खुद लें, खुद अपनी हिफाजत करें, खुद गर्म पानी पिएं, खुद जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही है उस पर अमल करें। यही मेरी लोगों से इस वक्त जो है अपील है।
तो ये थे सुफियान बानो जी जो हमसे चर्चा कर रहे थे। एक तजुर्बा है, संघर्ष है नगर सेवक का कि मतदाता और जनता को क्या काम चाहिए, गटर, नाले, स्कूली बच्चों को क्या काम चाहिए, ये सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। उनकी समस्याओं पर खरा उतरते हैं सुफियान बानो जी। तो खास मुलाकात, खास चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ किसी अन्य मुद्दे पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।